नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमूमन जब कोई कत्ल होता है तो लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन अगर पुलिस की वर्दी में ही कातिल आ जाए तो फिर पुलिस का चौंकना लाजमी है। कोलकाता का एक छात्र पिछले करीब 5 महीने से कोलकाता की एक यूनिवर्सिटी के प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, छात्रों के ग्रांट को लेकर। 19 फरवरी की रात अचानक उसी छात्र के घर 4 लोग घुस आते हैं। इनमें एक पुलिस की वर्दी में था। इसके बाद वो चारों उस छात्र को उसी के घर की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कातिल पुलिस है या फिर पुलिस की वर्दी में कोई और आया था, और इसी को लेकर पूरे कोलकाता में इस वक्त एक शोर सा उठा हुआ है। पुलिस ने उन्हें पुलिस वाले मानने से ही इनकार कर दिया और इसी के साथ घर वालों के इंसाफ की लड़ाई मानो अंधेरे में गुम हो गई। अब सवाल यह है कि अगर अनीस खान की जान लेने वाले लोग पुलिस से नहीं थे तो वो कौन थे? आखिर 18 और 19 फरवरी की दरमियानी रात को उसके घर में घुसने वाले लोगों की पहचान क्या है? क्या उनकी अनीस खान से कोई पुरानी दुश्मनी थी? अगर हां, तो क्या और कैसी दुश्मनी? अगर ये लोग पुलिस से नहीं थे तो उनमें से एक ने पुलिस की वर्दी कैसे पहन रखी थी? उसके पास गन कहां से आई? क्या ये सब कुछ नकली था ताकि वो घर में घुसकर अनीस का कत्ल कर दे और किसी को पता भी न चले? और सबसे अहम ये कि ये गुनहगार चाहे जो भी हों, आखिर आमता पुलिस अब तक उनके बारे में कुछ पता क्यों नहीं लगा सकी? जाहिर है अनीस की मौत का मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं, और इसी वजह से सिर्फ हावड़ा या राजधानी कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में अनीस खान को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई है। रात के 1 से 1:30 बजे तक अंदर 4 पुलिस वाला आया। 3 सेविक ड्रेस में था, 1 खाकी ड्रेस में था। उसके पास राइफल भी था। तो वो आके दरवाजे में बोल रहा है कि गेट खोलो, गेट खोलो, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा, ऐसा बोला। 3 बंदा ऊपर आ गया, आके सीधा ऊपर 3 माले में चला गया। अनीस ऊपर 3 माले में मोबाइल से बात कर रहा था, जाके उधर से मारा और नीचे ले आया, नीचे फ्लोर में इधर फेंक दिया। और फिर वो लोग नीचे बोलते बोलते जा रहा है, तुरंत भाग के जा रहा है, बोल रहा है हम लोग का काम हो गया सर, भाग के चलो, भाग के चलो। 27 साल के अनीस खान के पिता सालिम खान बताते हैं कि शुक्रवार की रात को जब वो लोग उनके घर पहुंचे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि उनका बेटा घर पर है। वो बीमार थे और सो रहे थे, लेकिन अजनबियों के शोर शराबे से उनकी नींद खुली और उन्होंने घर में घुस आए लोगों को रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। हद तो तब हो गई जब उन्होंने इस वारदात के बाद आमता पुलिस को फोन किया और पुलिस वालों ने बड़े ही नाटकीय तरीके से इस वारदात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आमता पुलिस ने कुछ ही देर में मौका वारदात पर पहुंचने की बात भी उसके घर वालों से कही, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस अगले रोज सुबह करीब 9:30 बजे उनके घर पहुंची। বলছি আমাদের পাশের পাড়াতে জলসা হচ্ছে, হুজুরে এইতে সব জলসা করছে। উনি জলসাতেই ছিল আনিস। উনি ওই রাত্রের দিকে এসেছে, কটা তখন প্রায় 12টা নাগাদ বাড়িতে ঢুকেছে। এবার আমিও ঘুমিয়ে গেছি, ফের তিনিও ছাদের উপরে গিয়ে 3 তলার উপরে কানে হেডফোন লাগিয়ে মোবাইল দেখছিল। এবারে যে গ্রিল খুলো থানা থেকে ছাড় এসে। এবার আমি যে নাবটা ঘরটা খুললাম, গ্রিলটা খোলার পর একজন আমাকে দাঁড় করিয়ে বলছে আপনার আনিস কে হয়? আমি ছেলে। না, এরকম বাগনান থানায় একটা কেস ছিল, উনি জামিন হয় না, আমাদেরকে খুব জ্বালাতন করছে, আপনার ছেলেকে বলে দেবেন জামিনটা হয়ে যেতে বলে। উনি কথা বলছে আর 2 জন উপরে উঠে চলে এলো, এসে 2 তলা 3 তলার উপরে ছিল উনি। ওনাকে মাথায় কি দিয়ে আঘাত করছে বুঝতে পারি না, তারপরে ছাদ থেকে নামে ফেলে দিয়েছে। শুনুন, আপনার যদি কোনো কিছু বলার থাকে এই বিষয়ে, অভিযোগ জানানোর থাকে, আপনি থানায় এসে জানাতে পারেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, বলেছি বুঝেছেন? হ্যাঁ বলুন। আমি বলছি আপনার যা কিছু জানানোর, যদি অভিযোগ জানানোর থাকে আপনি থানায় এসে জানাতে পারেন, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছেন? আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলবেন। एक नौजवान की इस रहस्यमयी मौत से जुड़े सवालों को आगे और टटोलेंगे, लेकिन आइए
उससे पहले अनीस खान के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दिए देते हैं। अनीस पिछले 137 दिनों से आलिया विश्वविद्यालय में छात्रों की मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। असल में यूनिवर्सिटी में छात्रों ने यूनिवर्सिटी को मिलने वाले ग्रांट को लेकर मुहिम छेड़ रखी है। इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी की लगभग 130 करोड़ की ग्रांट अब भी लंबित है और राज्य सरकार की ओर से उन्हें अब तक सिर्फ 13 करोड़ रुपए मिले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अनीस की मौत का उसके आंदोलन से कोई लेना देना है? आखिर वो लोग कौन थे जिन्हें अनीस के विरोध प्रदर्शन से परेशानी हो रही थी? पुलिस को खबर पहुंचाया था रात 2 बजे पहुंचा, पुलिस नहीं आया। सुबह 9 बजे को पुलिस को आया, पुलिस को 2 बार फोन किया, पुलिस नहीं आया। बोला ये दो वो दो, ऐसा बहाना काटा के पुलिस नहीं आया। 9 बजे पुलिस आया, आके लाश उठा के लेके चला गया। फिलहाल हावड़ा रूरल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्होंने किसी भी टीम को 18-19 की रात को अनीस के घर नहीं भेजा था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अनीस की मौत की वजह उसे लगी चोटों को ही बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके सिर के पिछले हिस्से में गंभीर घाव था, जबकि दाएं पैर में भी चोट थी। फिलहाल अनीस की मौत पर पूरा बंगाल सुलग उठा है। अनीस के एक जानकार ने 19 फरवरी को ट्विटर पर अनीस की फेसबुक पर शेयर की गई एक पोस्ट साझा की है, जिसमें अनीस की तस्वीर के साथ साथ पीयूष मिश्रा की फिल्म गुलाल का गीत बजता है। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। फिलहाल अनीस की मौत पर आंदोलन के साथ साथ इसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। सीबीआई से लेकर तमाम वामपंथी दल इस रहस्यमयी मौत के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे कटघरे में खड़ा करने में लगे। हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं और इसकी रिपोर्ट 15 दिनों में सौंपने की बात कही है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल उन 4 रहस्यमयी लोगों को लेकर है जिन्होंने घर में घुसकर ऊंचाई से फेंककर अनीस की जान ले। अगर ये पुलिस वाले थे तो फिर किनके इशारे पर उसके घर पहुंचे थे, और अगर पुलिस वाले नहीं थे तो फिर ये कौन थे? जाहिर है जवाब पश्चिम बंगाल की पुलिस को ही देना है, एसआईटी को देना है। परिवार की तरफ से हमें जो बताया गया है कि शुक्रवार देर रात ये अनीश का घर है। अनीश खान जो आलिया यूनिवर्सिटी की छात्रा हुआ करता था, फिलहाल वो कल्याणी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर रहा था। इलाके में बहुत से दिनों से एक्टिविस्ट के तौर पर वो काम भी कर रहा था। तो उस रात 4 लोग, जिनमें से एक पुलिस के लिबास में थे, वो यहाँ पर पहुंचे और करीब रात के 1 बज रहे थे तब अनीश के पिताजी इस घर के सामने थे। पहले उनसे पूछताछ की गई। उन्हें कहा गया कि एक पुलिसी कार्रवाई के सिलसिले में वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो वो फौरन इस जो इमारत है, ये जो उनके घर है, उसके ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए। अनीश इसके 3री मंजिल पर तब वहां पर था और परिवार की तरफ से जो आरोप बताया गया है, जो लगाया गया है कि उनको इस मंजिल के जो दूसरी मंजिल है इस घर के, उसके ऊपर से उनके फेंक कर मार दिया गया। और उनमें से एक पुलिस के लिबास में थे, उनके हाथ में बंदूक भी थी, जिन्होंने उनके पिताजी को रोक कर रखा। और उसके साथ साथ 3 जो और लोग थे, अन्य लोग थे, वो भी वो सिविक पुलिस के यूनिफॉर्म में थे और फौरन यहाँ से फरार हो गए। अनुपम मिश्र के साथ ऋत्विक मंडल, कोलकाता, आज तक। यूपी के कासगंज में पुलिस एक नौजवान को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। इस नौजवान पर एक लड़की को अगवा करने का इल्जाम था। हालांकि वो लड़की बाद में सही सलामत बरामद हो जाती है, लेकिन इस दौरान इस नौजवान की लाश उसी पुलिस स्टेशन के बाथरूम से मिलती है। पुलिस कहती है कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं। अब आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लाश दोबारा कब्र से बाहर निकाली गई और उसे एम्स भेजा गया, ताकि जांच कर ये पता लगाया जा सके कि मामला खुदकुशी का है या फिर पुलिस हिरासत में मौत का। महज 2 फीट पर लगे प्लास्टिक की टोंटी से लटक कर क्या कोई 5 फीट का शख्स खुदकुशी कर सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब न 3 महीने पहले पुलिस को मिला और न अब। मामले में ट्विस्ट बस इतना आ गया है कि मृतक के पिता की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मृतक का कब्र खोदकर उसकी लाश का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के आदेश दे दिए। लेकिन नतीजा आज भी जस का तस ही है। नहीं आज से 3 महीने पहले मौत की वजह पता चल पाई थी और नहीं दोबारा पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट में अल्ताफ की मौत की वजह साफ हो पाई।
अलबत्ता पुलिस ने ये जानने के लिए कि मौत से पहले कहीं अल्ताफ ने कुछ जहरीला तो नहीं खाया, विसरा जांच के लिए भेज दिया है। देखिए, हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से डेड बॉडी को एक्सह्यूम करने की प्रोसेस आज यहाँ पे की गई है। इसमें वीडियोग्राफी मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, पुलिस अफसरों के प्रेजेंस में और जो संबंधित व्यक्ति है उसके घर वालों के प्रेजेंस में सारी कार्रवाई की गई है। पुलिस इस मामले में अपनी थ्योरी पर ही काम कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की हिरासत में जाने के महज चंद घंटों के अंदर ही अल्ताफ ने खुदकुशी क्यों की, और आत्महत्या की जो थ्योरी पुलिस बता रही है उस पर चाहकर भी कोई यकीन कैसे करे। मैं तो उम्मीद यही करती हूँ, मेरे को मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए और इंसाफ भी मिलना चाहिए। शुरू से यही मेरी गुहार है कि इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बच्चे के लिए। क्या लगता है यहाँ जो कास का जो पोस्टमार्टम हुआ था वो गलत हुआ था? गलती है, उसमें तो कुछ भी नहीं दिया था ना, उसमें तो कुछ भी नहीं दिया था, फांसी लगा ली ये कहा था। तो अब इसी वजह से हमने मांग करी थी सीबीआई जांच की, तो वो हमारी अब जो कार्रवाई हो रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अल्ताफ की लाश के साथ ये राज भी दफन हो गया था कि उसकी मौत कैसे हुई। पिता की जद्दोजहद के बाद कब्र खुदवाकर की गई एक और पोस्टमार्टम की कोशिश भी नाकाम रही और अल्ताफ के साथ शायद उस सच की भी मौत हो गई जिसे अल्ताफ के परिवार वाले जानना चाहते थे। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।